एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13। गाना गा रहे हो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम बता रहा हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर अकाउंटेंसी बैच। थोड़ा सा वीडियो लोड होने में, पीडीएफ लोड होने में टाइम लग रहा था, इसके लिए मैंने शुरुआत उस अंदाज में कर दी जिसमें आपके सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हमने नाम ले लिए। ये आपका जो यूनिट 2 है इसे हम पढ़ेंगे, और AS1 जो है वो हम कर तो चुके हैं, पर उसके क्वेश्चंस जो है मैं आपको दोबारा से कराऊंगा और बाद में कराऊंगा। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के क्वेश्चंस करेंगे। आवाज़ सही आ रही है? चलिए फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पे चलते हैं। समझा तो मैं आपको चुका ही हूँ। ये देखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। यहाँ से करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एग्जाम्पल नंबर 1। मेरे साथ पढ़िएगा, मेरे पास किताब है तो ये पढ़ रहे हैं अभी हम। ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट ऑफ अ पार्टली फिनिश्ड यूनिट, और पार्टली फिनिश्ड का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। ईयर है 2000, इसको 21 22 कर लो। अब इतना 5 साल पुराना दिखाएंगे तो कैसे चलेगा। उसकी कॉस्ट तो गिवन है 150। द यूनिट कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाय फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ ₹100। तो अभी इतनी कॉस्ट है, 100 रुपये का और एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो करीब 250 रुपये इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। अगर वो फिनिश प्रोडक्ट बनता है तो फिनिश प्रोडक्ट के बिना 150 है। मतलब जितना वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी 150 है। फिनिश यूनिट कैन बी सोल्ड एट 250 रुपीज़ सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। आपको जो है वैल्यू बतानी है इन्वेंट्री की। तो ये इलस्ट्रेशन है, तो इसमें इतना ही क्वेश्चन है। जो नीचे गिवन है वो आपको सॉल्यूशन करके दिया है। मैं सिंपल सी ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो आपको 250 रुपये दिए हैं, ये फिनिश प्रोडक्ट की जो है आपको सेलिंग प्राइस दी है। फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स। अब आपको तो वर्क इन प्रोग्रेस की जो है, वर्क इन प्रोग्रेस है, उसकी आपको रियलाइजेबल वैल्यू चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरवी कैसे निकालोगे? देखिए, आपने कुछ सामान बनाया, ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस है। इस पे और जो है प्रोसेसिंग होनी बाकी है, फिर ये फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। वर्क इन प्रोग्रेस की जो कॉस्ट है वो 150 रुपये है। इसमें जो है 100 रुपये का और खर्चा हम करेंगे, और फिनिश प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है एस्टिमेटेड वो आएगी 250। हालांकि 250 रुपये ही इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक तरह से गिवन है, या सेलिंग प्राइस गिवन है। तो हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी 250 आ रही है पूरे फिनिश प्रोडक्ट की अगर बनेगा तो, और फिनिश प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस भी गिवन है। हालांकि हमें तो वर्क इन प्रोग्रेस का देखना है कि भैया इसकी एनआरवी क्या है, क्योंकि इसकी कॉस्ट गिवन है। एनआरवी से कंपेयर कर लेंगे, पता लग जाएगा कि हमें किस पर वैल्यू करना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो इसकी एनआरवी निकालने के लिए आपको जो फिनिश प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है, इसमें से अगर आप ये 100 रुपये की कॉस्ट माइनस कर दें जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट लगनी है, तो आपको जो है 150 रुपये आपको जो है पता लग जाएगा कि ये जो है सेल प्राइस है किसकी, वर्क इन प्रोग्रेस की। फिनिश प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस से आपने माइनस कर दिया जो वर्क इन प्रोग्रेस में फर्दर कॉस्ट लगनी बाकी है, तो आप उसको थोड़ा सा पीछे ले आए। अब डेटा में इतना ही गिवन है तो उस हिसाब से हम इतना ही निकाल सकते हैं। जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से ही काम करना है ना। तो जो डेटा की इन्फॉर्मेशन है उससे हम यही कर सकते हैं कि भैया फिनिश प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस से अगर हम माइनस कर दें जो फर्दर कॉस्ट लगनी है वर्क इन प्रोग्रेस में, तो आपको वर्क इन प्रोग्रेस की सेलिंग प्राइस पता लग जाएगी। जो सेलिंग प्राइस है उसमें से जो बेचने के खर्चे हैं अगर आप वो माइनस कर दें, जैसे कि ब्रोकरेज 4% ऑन द सेलिंग प्राइस, तो बुक में क्वेश्चन में गिवन है 4% ब्रोकरेज लगेगी सेलिंग प्राइस का, तो आपने सेलिंग प्राइस का 4% देख लिया ब्रोकरेज, और ये आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई है। कॉस्ट आपकी 150 है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 140 है। जो भी लोअर होगा उसे आप वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मानेंगे। और ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं आप? ये वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू निकाल रहे हैं। जो आपकी कॉस्ट लगी वैल्यू तो वही है,
जो आपने बनाया, पैसे खर्च करे और सामान को तैयार करा, वही आपकी कॉस्ट है, वही आपकी वैल्यू है। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो हम उसे कम पर वैल्यू करेंगे, ज़्यादा पर नहीं दिखाएंगे, और जो 10 रुपये का लॉस होगा वो P&L में एडजस्ट हो जाएगा। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा, रॉ मटेरियल भी आएगा, फिनिश प्रोडक्ट भी आएगा, वो भी कम हो जाएगा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर भी जो इन्वेंट्री की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो दोनों तरीके से जो है एडजस्टमेंट हो जाती है। तो भले ही आप पहले रिकॉर्ड अपना प्रॉपर करें जो आपकी कॉस्टिंग है, पर एंड में जो है हम वैल्यूएशन ऐसे करते हैं जिससे कि ट्रू एंड फेयर व्यू आए। तो जब इस वर्क इन प्रोग्रेस की 140 रुपये नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, 140 में ही निकल सकता है, तो उसको 150 पर दिखाकर बैलेंस शीट की एसेट को इन्फ्लेट कर देना वो सही नहीं होगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। तो इसीलिए हम उसको 140 पर दिखाएंगे और 10-10 रुपये जो है उससे कम दिखाएंगे, अपने P&L में भी और बैलेंस शीट में भी। एसेट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एसेट, ठीक है ना। आपको अपने कॉन्सेप्ट हमेशा बिल्कुल क्लियर रखने, चाहे वो 2-4 नंबर जाए तो जाए, और वो भी तब अगर वो पेपर में आएगा तो। अगर वैसा क्वेश्चन ही नहीं आया पेपर में तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपके जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आप आंसर करें। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर ABC लिमिटेड है जिसका प्लांट है और उसकी कैपेसिटी 1 लाख यूनिट की है, 1 लाख यूनिट्स की है। एक साल में पर एनम में 1 लाख यूनिट्स ये बना सकते हैं, ये कैपेसिटी है। और कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो भी आपने प्लांट लगाया है वो प्लांट कितना उत्पादन कर सकता है, मतलब कि कितना प्रोडक्शन कर सकता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। तो वो 1 लाख यूनिट्स की प्रोडक्शन कर सकता है जो भी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके लिए इन्होंने प्लांट लगाया है। अब एक्चुअली में जो है इनके जो फिक्स्ड ओवरहेड हैं, और फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब बता देता हूँ क्योंकि कई लोगों ने कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा होगा। फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब होता है ऊपर के खर्चे। मतलब जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ मटेरियल लगता है, जैसे पेन है इसमें कुछ मटेरियल लगा है, हो सकता है कि लेबर ने इस पर कुछ काम किया हो, और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह रखना या जोड़ना, कुछ काम किया हो या मशीन की मदद से किया हो। और फिर फैक्ट्री में जो ऊपर के छोटे मोटे इसमें कुछ बटन लगे हैं या छोटी मोटी चीज़ें लगी है, और ऊपर के खर्चे लगे हैं, बिजली लगा है, पानी लगा है, सुपरवाइज़र वहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, तो उसमें फैक्ट्री के कुछ खर्चे लगते हैं जिसे फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं। वो ओवरहेड जो है वेरिएबल इन नेचर हो सकते हैं कि पर यूनिट बेसिस पर तो सेम रहेंगे, इतना पर यूनिट है, और जितने यूनिट्स बनाओगे उतना ज़्यादा लगेंगे। या फिक्स्ड ओवरहेड हो सकते हैं जैसे फैक्ट्री का रेंट। अब चाहे आप 1 यूनिट बनाओ या 10,000 बनाओ, कैपेसिटी के विदिन बनाओगे तो फैक्ट्री का जो रेंट जाना है वो तो जाना ही जाना है, वो फिक्स्ड हो गया। सुपरवाइज़र की सैलरी जानी है, वो भी फिक्स्ड हो गया। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल जो है कॉस्ट अकाउंटेंसी में करी है। यूट्यूब चैनल योगेश वर्मा क्लासेस में कॉस्टिंग का बेसिक बिल्कुल फ्री है। लर्नजब की ऐप में भी फ्री वीडियोज़ में शायद पूरा का पूरा फ्री है। बेसिक फ्री है, कॉस्ट शीट फ्री है, मटीरियल कॉस्टिंग पूरा फ्री है। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो आपका मटीरियल से ही थोड़ा थोड़ा ताल्लुकात रखता है, तो आप बिल्कुल वहाँ से जाकर जो है आराम से स्टडी कर सकते हैं AS2 पढ़ने से पहले। ये जब कॉस्टिंग की क्लास लेंगे तो वो इतना इन डेप्थ किया हुआ है कि ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो वो जो ऊपर के खर्चे होते हैं फैक्ट्री में लगने वाले, उन्हें फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं। यहाँ बताया गया है कि उन ओवरहेड में जो फिक्स्ड पोर्शन है, जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो 18 लाख है। तो उस ओवरहेड को जो है हम एब्जॉर्ब करते हैं, यानी जितने यूनिट्स हमने बनाए उसमें कॉस्ट को डालते हैं। तो हम 18 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट पर डालेंगे, यानी कि 18 लाख रुपीज़ जो है वो आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट है। पहले ही पता है फैक्ट्री का रेंट, सुपरवाइज़र की सैलरी, इतना लगेगा ही लगेगा, फिक्स्ड इन नेचर है, प्रोडक्शन करो या ना करो लगना ही लगना तय है। तो 18 लाख रुपए की फ़िक्स्ड कॉस्ट है, और आपने जो है 1 लाख यूनिट्स बनाए और 1 लाख की आपकी नॉर्मल कैपेसिटी थी। तो उस केस में क्या है, आप 1 लाख से इसको डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। हालांकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये पर यूनिट पर सेम नहीं रहती है। मान लो कि आपने पर यूनिट निकाली 18, आप 10 यूनिट बनाते हैं या 100 यूनिट बनाते हैं, तो 18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा। तो इसका मतलब कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 1800 ही लगी। 18 रुपीज़ पर यूनिट निकली है, 100 यूनिट आपने बनाई है, तो 1800 रुपये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई भैया। इस हिसाब से 100 यूनिट के पे तो 100 यूनिट पर तो 1800 जानी चाहिए, पर एक्चुअली में फिक्स्ड कॉस्ट तो 18 लाख ही है। बाकी आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, उसको हम बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। कम यूनिट्स बनाने के चक्कर में आप उन कम यूनिट्स पे तो सारी कॉस्ट नहीं डाल सकते, गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो हो जाती है अंडर एब्जॉर्प्शन। आपका लॉस है एक तरीके से। अगर आप फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं और प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, या एक ही यूनिट बना रहे हैं और फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपए आ रहा है, तो ये तो नहीं ना कस्टमर को बोलेंगे भैया एक पार्ले जी का बिस्किट बनाया है, एक ही बिस्किट का पैकेट बनाया है, 1 लाख रुपए का है, क्यों 2 लाख रुपए का है।
1 लाख तो मेरा फैक्ट्री का रेंट ही है और मैंने 1 यूनिट बनाई है तो ये मैं आप ही से कवर करूँगा। अरे भैया वो 4 रुपये का बिस्किट है, 5 रुपये का बिस्किट है। हाँ, तो वो 1 लाख की जो कॉस्ट है, फिक्स्ड ओवरहेड जो फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, वो आप 1 लाख यूनिट या 10 लाख यूनिट, पता नहीं कितने यूनिट आप बना सकते हैं, उस हिसाब से पर यूनिट कितना आएगा, चार्ज तो उतना ही करोगे प्रोडक्ट से। बाकी नहीं बना पाए यूनिट्स तो वो आपका अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कॉस्टिंग में डिटेल में किया है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि 18 रुपये पर यूनिट सिर्फ दिखाने के लिए हमने निकाल लिया है। हाँ, बट एक्चुअली में ये फिक्स्ड इन नेचर ही है। जो 18 लाख रुपए आ रहे हैं वो फिक्स्ड इन नेचर ही है। अब यहाँ पर जो है आपको देखना चाहिए, अगर 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस होती है तब तो दिक्कत ही नहीं है। 18 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट है, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 लाख यूनिट से और उतनी जो यूनिट्स बनी उसमें आपने ये कॉस्ट डाल दी। यूनिट को बनाने के लिए जितनी भी कॉस्ट लग रही है, मटेरियल की, लेबर की, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, फलानी चीज़ें, वो सारी की सारी कॉस्ट आप प्रोडक्ट में डालोगे, है ना। जितनी यूनिट्स आपने बनाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्टिंग में हमने ये सारी चीज़ें करी है। अब सवाल ये आता है, अगर आपने एक्चुअल प्रोडक्शन 90,000 यूनिट्स की करी तो 18 लाख को अगर आप 90,000 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 18 रुपये पर यूनिट है ये 20 रुपये पर यूनिट बन जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, जो कि उचित नहीं है। इसके लिए कह रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट तो भले 18 लाख की होगी, पर जो आपका एक्चुअल आउटपुट है या जो आपका बजटेड आउटपुट है, इसमें से जो भी ज़्यादा होगा वो आप ज़्यादा को डिनोमिनेटर में रखेंगे, जिससे कि आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो कम दिखे, और जितना यूनिट्स आपने एक्चुअली में प्रोड्यूस करा है आप वो कम रुपये वाली जो रेट आई है उसी के हिसाब से जो है आप कॉस्ट का पार्ट बनाएं। और जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, डेफिनेटली कॉस्ट तो 18 लाख ही लगी है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया उसको आप डायरेक्टली P&L में डाल दें, कॉस्ट का पार्ट ना बनाएं। ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। अगर ये बारीकी वाली जो बात है ये आपको समझ में आई तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैंने इंटरमीडिएट किया था तो मेरे सर ने, जो मैंने फ्री वीडियोस देखे थे, कोचिंग तो नहीं ली थी मैंने बट फ्री वीडियोस देखे थे, तो उसमें उन्होंने तो ये क्लियर नहीं किया था। तो आपको ये ज़रूर क्लियर हुआ होगा। केस 3, एक्चुअल प्रोडक्शन अगर 1.2 लाख है, ज़्यादा हो गई तो आप 1.2 लाख से डिवाइड कर दो, फिक्स्ड ओवरहेड को 1.2 लाख से डिवाइड कर दो कि भैया हम कम रेट पर ही एब्जॉर्ब करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड को, टू बी ऑन अ सेफर साइड। हम ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं डालेंगे, कम डालेंगे हम। अब इसमें क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, वैल्यू करेंगे आप इन्वेंट्री को 18 रुपये ईच फॉर फिक्स्ड ओवरहेड पर्पस। वी विल बी एडिंग द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट टू इन्वेंट्री विच एक्चुअली हैज़ नॉट बीन इनकर्ड। आपने एक्चुअली में 18 लाख इनकर करे, अच्छा, तो यहाँ पर आपने क्योंकि एक्चुअल ज़्यादा बना दिया 1.2 लाख का, तो आपने 1.2 लाख से डिवाइड करा तो 15 रुपये आ गया, राइट। तो उस हिसाब से जो है आप 15 रुपये के हिसाब से इसको डाल देंगे। मतलब जो भी आपकी कम रेट आती है उस कम रेट के हिसाब से आप कॉस्टिंग करेंगे, कॉस्ट को कम रखेंगे। कुल मिलाकर बात ये है। बस अब करते हैं आपका अलग इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें एक ट्रेडर ने परचेज करा है कुछ आर्टिकल 85,000 का। ही सोल्ड सम ऑफ द आर्टिकल्स फॉर 1,05,000 और एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन है 25% ऑन कॉस्ट। ये है सेलिंग प्राइस, सेल्स, एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन है 25% ऑन कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री जो है वो है 15,000। तो ये तो इन्होंने कर ही दिखाया है, मुझे नहीं पता इनको क्या दिखाना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बतानी होगी। भले ही हम अगर ये एग्जांपल नहीं देखें तो भी हम ये कर सकते हैं कि भैया ये जो 1,05,000 में इन्होंने सेल करा है, 1,05,000 का, आप यहाँ लिखें 1,05,000 की सेल्स करी है, तो ये सेल्स आ गई आपके P&L में, राइट हैंड साइड में सेल्स आ जाएगी। इन्होंने परचेज करा था 85,000 का, ठीक है। इनका ग्रॉस मार्जिन है 25% ऑन कॉस्ट। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ X है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगर उसमें आप 25% जोड़ दें 25% ऑफ X, तो आपके पास सेल वैल्यू आ जाएगी जो है 1,05,000। क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रॉस मार्जिन है 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट में अगर 25% जोड़ दें तो सेल्स आ जाएगी। इसका मतलब तो यही हो गया। तो ये आपका X प्लस 25% ऑफ X हो जाएगा 1.25X, और ये आएगा 1,05,000 के बराबर। अब कैलकुलेटर का यूज़ करके
आप बताइए कि x कितना आएगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है कि अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं तो उसको बेचने के लिए कुछ कॉस्ट इनकर होती है, उस सामान की कुछ कॉस्ट होती है, उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं। एक तो है ओपनिंग बढ़ा है, एक है आपने खरीदा, एक है क्लोजिंग में कुछ बच गया। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, यानी पहले से इतना था, मैंने और ख़रीदा, कुछ मेरा बच गया, तो बैलेंस अमाउंट मैंने बेचा होगा, तो उस हिसाब से जो है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। जो भी बेचा उसकी क्या कॉस्ट थी, वो कॉस्ट जो आई है उसका 25% जोड़कर आपने बेचा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जो है 1,05,000 को डिवाइड कर दो 1.25 से, तो ये करीब आ गया 84,000, यानी कि 84,000 आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अगर 84,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो वन नोट ओपन कर लेते हैं। अच्छा है मैंने अकाउंटेंसी सबसे लास्ट में पिक करा है, क्योंकि इतना लो लेवल का पढ़ाने में मेरे को कई बार लगता है कि यार प्लस माइनस सेल्स क्या है, ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। बहुत ही लो लेवल का, मतलब 11th क्लास की जो पढ़ाई होती है वो हो रही है आपके सीए इंटरमीडिएट में। $84,000 जो है आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। COGS का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक, पहले से कुछ था, कुछ मैंने खरीदा, माइनस कुछ मेरे पास बच गया। तो जब पहले से इतना था और ख़रीद लिया तो इतना कम ही क्यों बचा है मेरे पास, बाकी बेच दिया होगा। तो इतने रुपए का जो सामान है, इतने रुपए की कॉस्ट वाला सामान बेचा, कितने में बेचा, वो है 1,05,000 रुपये, वो क्वेश्चन में गिवन है, जिसे हम सेल्स बोलते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक आपका 15,000 है, परचेज जो है आपकी 85,000 है, क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं है, और ये 84,000 आ रहा है। अगर मैं 84,000 को साइड ले जाऊं तो 1,00,000 इन दोनों का सम माइनस 84,000 इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपका आ गया 16,000। क्लोजिंग स्टॉक आ गया 16,000। बुक में अलग तरीके से करा है, हमने अलग तरीके से करा है, आंसर आपका सेम ही आया है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन सिंपल सा है, आंसर निकाल लो। बेसिक P&L जैसे बनाते हैं उसी फॉर्मेट में इसको करना था, पेपर में कभी आता नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, और ऐसा मिलता जुलता हमने ऑलरेडी कर लिया है, अपने कॉपी में डिस्कस किया है, नोट्स में डिस्कस किया है, जिसमें कुछ कॉस्ट गिवन है, कुछ NRV गिवन है, अलग अलग आइटम है, और आपको बताना है कि इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी। देखिए कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर, कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर, फिनिश प्रोडक्ट और वर्क इन प्रोग्रेस में कॉस्ट NRV का कंपैरिजन लेते हैं। हालांकि रॉ मटेरियल जो है उस केस में हम फिनिश प्रोडक्ट से देखते हैं, फिनिश प्रोडक्ट की प्राइस पर डिपेंडेंट होता है कि अगर वहाँ पर NRV ले रहे हैं, NRV कम है कॉस्ट से, तो हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो होती है वो हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेते हैं। अदरवाइज जो है हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर जो है 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट है और NRV गिवन है, जिसमें आप देख सकते हैं 28 रुपये जो है कम आ रहे हैं, ये सेम ही आ रहा है 32, और यहाँ पर 16 रुपये जो कॉस्ट है वो कम आ रही है। तो जो भी लोअर होगा वो आप ले लेंगे कॉस्ट और NRV आइटम वाइज, और सबका जो टोटल होगा वो आप उस पर वैल्यू करेंगे। इलस्ट्रेशन 2 कहती है आपकी एक्स लिमिटेड जो है वो, एक्स लिमिटेड जो कंपनी है, कंपनी लिमिटेड, उसने 40 लाख के गुड्स लिए थे अक्टूबर 16 में। अब आप इसको 20 ले लेना, 21 कर लेना, बुक में बहुत पुरानी डेट्स गिवन होती है। उसे नेक्स्ट ईयर के मार्च तक जो है 75% स्टॉक है बिक गया। कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख रुपीज़। एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू है 11 लाख रुपीज़। कमीशन है 10% ऑन सेल इज पेबल टू द एजेंट। एडवाइस व्हाट इज द करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक। देखिए NRV जो निकलती है वो निकलती है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 11 लाख, जितने में वो स्टॉक बिक सकता है फ्यूचर डेट पे, माइनस उसको बेचने का जो खर्चा होगा जो है 10%, इसका 10% है 1.1 लाख। अगर आप माइनस करेंगे तो आएगा 9.9 लाख। तो 9.9 लाख इसकी NRV है,
हालांकि इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो है 10 लाख रुपीज़ की। खरीदा था 40 लाख में, 25% बचा है। 25% का मतलब है आधे का आधा, 20 लाख और 10 लाख, तो 10 लाख रुपए का स्टॉक बचा है। कंपनी कह रही है हम 10 लाख पे दिखाएंगे। दी आंसर इज नो, कंपनी को 9,90,000 पे दिखाना होगा। एनआरवी कम आ रही है तो कम पर दिखाना होगा, पीएनएल में भी और बैलेंस शीट की इन्वेंट्री में भी। इलस्ट्रेशन 3 कह रही है कि ना प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें नॉर्मली जो है 5% इनपुट जो है वो वेस्ट हो जाता है। ये हम कर चुके हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में करा दिया था। ये देखो, ये मैंने कराया नहीं कराया, 5,000, ये देखो कराया है ना। 5% एक्चुअल वेस्टेज है, ये देखो कराया है मैंने क्वेश्चन आपको। 5% एक्चुअल वेस्टेज है, 1,000 ये आ रहा है। इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है 49,47,368, 49,49,100। क्यों? पॉइंट का डिफरेंस है, 1053 हमने लिया है और इन्होंने लिया है 1052.631। इन्होंने राउंड ऑफ नहीं करा, 2 डेसिमल पॉइंट तक हमें भी ले लेना चाहिए था, बट कोई बड़ी बात नहीं है। इममटीरियल है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये चीज़ें इममटीरियल होती है। 2, 4, 5, 100, 200 रुपये ऑडिटर भी जब चेक करने जाता है तो वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट देखता है, छोटे मोटे वैल्यूएशन डिफरेंसेस नहीं देखता है। तो राउंड ऑफ कर लिया कोई बात नहीं, बट 2 डेसिमल पॉइंट तक लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री पर केजी। अच्छा, कुछ मटीरियल लगा है पर केजी, कुछ डायरेक्ट लेबर, कुछ डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड। मतलब ओवरहेड हैं, वेरिएबल नेचर के हैं और डायरेक्ट भी हैं। डायरेक्ट कैसे हो सकते हैं भाई? ओवरहेड हमेशा इनडायरेक्ट ही होते हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेस जो हैं फॉर द ईयर और नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी जो है वो 2 लाख केजीज हैं। अच्छा, 2 लाख केजी के लिए 20 लाख रुपए हैं। अब ठीक है, आपने जो है 4,000 किलो जो है फिनिश प्रोडक्ट बनाया है। 4,000 किलो जो है फिनिश प्रोडक्ट आपके स्टॉक में हैं। आपको बताना है कितने पर उन 4,000 किलो को वैल्यू करोगे। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक है कुछ? नहीं है, सीधा सीधा बनाया है? जी हाँ। 2 लाख केजी के लिए 20 लाख है तो 10 रुपया आ गया पर केजी, 10 रुपया पर केजी आ गया। तो 200 प्लस 40, 240, 240 प्लस 20, 260, 260 प्लस 10, 270 पर केजी। ये आपका जो है कॉस्टिंग हो गई। अब 270 पर केजी जो है उसको 4,000 किलो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10,80,000 रुपीज़ के वैल्यू जो है गुड्स की है, ऐसा पता लगेगा आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं। मार्च 21 में ईयर को चेंज कर लीजिए भैया, बुक बहुत पुरानी है, मैंने लेटेस्ट ही डाउनलोड करी है, 2020 की डाउनलोड करी है, बट इसमें पुरानी डेट गिवन है, 2021 का मैं ले रहा हूँ। बिजनेस फर्म फाइंड्स दैट कॉस्ट ऑफ अ पार्टली फिनिश यूनिट ऑन दैट डेट, पार्टली फिनिश का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, 530 रुपीज़। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड इन द ईयर 17-18 की जगह 21-22, ईयर चेंज कर लीजिएगा, बाय एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 310। फिनिश यूनिट को आप जो है 750 में बेच सकते हैं, तो 750 में तो फिनिश्ड को बेच सकते हैं। हमें तो वर्क इन प्रोग्रेस देखना है, तो फिनिश्ड की जो सेल की वैल्यू है उसको थोड़ा सा उसमें कॉस्ट माइनस करके, जो फ्यूचर में लगने वाली कॉस्ट है वो माइनस करके, 310 रुपये माइनस करके 440 जो है आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट एक तरह से आएगी। 440 में से आप जो है ब्रोकरेज लेस करेंगे, बट ब्रोकरेज आप हमेशा ही किस पे लेस कर रहे हैं? सेलिंग प्राइस पे। हालांकि हमें बेचना तो वर्क इन प्रोग्रेस है, अगर हम वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरवी देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू पर परसेंटेज लेनी चाहिए, बट हम ले रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट को बेचेंगे तो उस पर 4% की ब्रोकरेज लगेगी। ये एजम्पशन हम मान सकते हैं कि भैया कुछ भी हो जाए, जो ब्रोकरेज की परसेंटेज है वो तो फिनिश प्रोडक्ट ही बिकेगा, वर्क इन प्रोग्रेस तो बिकने वाला नहीं है। सिर्फ हम कॉस्टिंग के पर्पज़ के लिए रिवर्स में आ रहे हैं, बट एक्चुअली में तो आपका फिनिश प्रोडक्ट ही बिकेगा और ब्रोकरेज जो होगी वो 4% उसकी सेलिंग प्राइस पर ही लगेगी, तो ब्रोकरेज इतनी ही आएगी 30 रुपये। तो उस एजम्पशन पर हम ब्रोकरेज सेलिंग प्राइस पर ही निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि ब्रोकरेज जो है वो 4% है सेलिंग प्राइस पर, तो आपने सीधा सीधा सेलिंग प्राइस पर 4% की ब्रोकरेज ले ली। नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 410, कॉस्ट है 530, तो जाहिर सी बात है कि एनआरवी कम है तो उस पर आप वैल्यू करेंगे, तो 410 रुपये पर आप इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे। तो ये जो है आपका AS2 जो है हमने क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में कर लिया है। यहाँ भी जो है ब्रोकरेज 4% सेलिंग प्राइस पर क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमने सेलिंग प्राइस का ही 4% ब्रोकरेज माना।
तो इसी के साथ AS2 हो गया है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम AS1 के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे दोबारा से, या मैं उसको लास्ट में कराऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 को। उसका रीज़न ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का मतलब क्या है, डिस्क्लोजर, यानी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद उसके पीछे जो डिस्क्लोजर होती हैं चीज़ें, नोट्स बनते हैं उसके, और जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स जाती हैं वहाँ पर आप सभी पॉलिसीज़ को एक प्लेस पे डिस्क्लोज करें, ऐसा कुछ आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है। तो जब पूरी अकाउंटेंसी कर लेंगे तो उसके बाद AS1 के क्वेश्चंस को करेंगे। अल्टीमेटली अकाउंटेंसी का जो पर्पस है वो आपको ध्यान रखना है। अकाउंटेंसी का पर्पस है जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रही है उसको ट्रू एंड फेयर वे में दिखाना, जिससे कि जो बिज़नेस की स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं वो हमारे स्टेक होल्डर तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में पहुंच पाएँ, जो नंबर होते हैं, जो आंकड़े होते हैं उसकी फॉर्म में पहुंच पाएँ। तो यही आपको जो है बेसिक आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप करें तो यही होना चाहिए, बस मुझे रिकॉर्डिंग ढंग से करनी है, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको प्रेजेंट ढंग से करना है और डिस्क्लोजर उसका बिल्कुल ढंग से करना है। अगर आप ये 3 चीज़ कर पाते हैं तो पूरे अकाउंटेंसी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपल है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हो रही है उसको समझ के उसे रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, ये करवाने की ज़रूरत नहीं है, 11th-12th में किया है। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो डायरेक्टली जब कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, जो अलग से एक चैप्टर मान के हम करेंगे उसको डिस्कस, तो आपका ये स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, स्टैंडर्ड पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, AS10 है, हम अगली क्लास में AS10 कर लेंगे। जो फिक्स्ड एसेट है उसका नाम चेंज कर दिया है, रिवाइज लिख दिया है, और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये जो है हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे। इसके मैं नोट्स बना लेता हूँ और फिर हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बहुत बड़ा लग रहा है यार ये तो 2 क्लासेस लग जाएगी मेरे हिसाब से, काफ़ी बड़ा है। फिक्स्ड एसेट, अल्टीमेटली आपने इन्वेंट्री देख लिया, राइट। हमने जो है बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के ऊपर का जो है इन्वेंट्री आइटम जो है उस पर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लिया। अब जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उसके ऊपर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लेंगे। एक बिजनेस में होता ही क्या है, आप फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करते हैं, उसके बेसिस पर उससे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसके बेसिस पर आप इन्वेंट्री बनाते हैं और उससे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इन्वेंट्री का देख लिया, आप फिक्स्ड कॉस्ट का देख लेंगे। इसमें ही डेप्रिसिएशन वाली बात भी आ जाएगी अल्टीमेटली। वो बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, तो 2-3 क्लासेस ऐसा लग रहा है कि होगा, और फिर हम आपके जो है बाकी के स्टैंडर्ड्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड बाय बाय।